नमस्कार। आज का वीडियो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आधारित है। वो है रिवॉल्ट ऑफ 1857 यानी 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति ना सिर्फ भारतीय इतिहास की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है, बल्कि ये उस घटना की नींव भी है जिसने लगभग 90 सालों बाद अंग्रेज़ों को भारत से जाने पे मजबूर किया। ये परिणाम था उन सब नीतियों का, उन सब अत्याचारों का जो भारतीयों पर अंग्रेज़ों के आगमन के दौरान हुए थे, और उन्हीं का एक प्रकार से विद्रोह जो था भारतीयों के मन में, वो 1857 की क्रांति के रूप में फूट पड़ा था। ये जो विषय है, ना सिर्फ बीए पार्ट थर्ड के विद्यार्थी जो आधुनिक भारत का इतिहास उनके पेपर में है, उसी के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यदि आप भारतीय इतिहास को समझना चाहते हैं और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेना चाहते हैं, तो उनके लिए भी 1857 की क्रांति, उससे जुड़ी प्रमुख घटनाएं, उससे जुड़े प्रमुख व्यक्तियों, उसके कारण, प्रभाव और स्वरूप की जानकारी बहुत अधिक आवश्यक है। इसको एक महान विद्रोह की संज्ञा दी जाती है 1857 के विद्रोह को, और इसको भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। ये एक अब इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्यों कहा जाता है, इसके बारे में मैं थोड़ी सी आपसे चर्चा करूंगी, और बाद में जब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम 1857 की क्रांति के स्वरूप के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, तब हम बताएंगे कि क्यों भारत इतिहासकार इसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। विद्यार्थियों, यूँ तो भारतीय इतिहास में और स्पेशली आधुनिक भारत के इतिहास में बहुत सारे विद्रोह हुए छोटे-छोटे, और अभी आपको मैं बताऊंगी कि किस तरह से जैसे ही कोई गलत नीति होती है उसका विद्रोह अवश्यंभावी होता है। एवरी एक्शन हैज़ एन रिएक्शन। रिएक्शंस हुए थे, विद्रोह हुए थे, लेकिन कोई भी विद्रोह 1857 जितना संगठित नहीं था, व्यापक नहीं था और प्रभावशाली नहीं था। इस विद्रोह का सबसे बड़ा परिणाम ये हुआ कि इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को, अंग्रेज़ों को नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से जाने पे मजबूर होना पड़ा, और ब्रिटेन की साम्राज्ञी जो थी, विक्टोरिया, उनको भारत का शासन अपने हाथ में लेना पड़ा। भारतीयों को ये एश्योर करा, उन्होंने ये आश्वासन दिया कि अब वो विस्तार की नीति का पालन नहीं करेंगे और भारतीयों के धर्म और सामाजिक संस्थाओं में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी विजय थी मेरे हिसाब से भारतीय क्रांतिकारियों की और स्वतंत्रता सेनानियों की, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर इस विद्रोह में भाग लिया था। सबके निजी कारण थे, लेकिन कहीं न कहीं स्वतंत्रता की चिंगारी इन सबके मन में एक जैसी विद्यमान थी। तो ये इसी कारण से, इस संगठन के कारण, इस प्रभाव के कारण, इस व्यापकता के कारण इसको भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। आप देख सकते हैं किस तरह से बहुत सारे अनगिनत लोगों ने, मंगल पांडे, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई और भी अनगिनत योद्धाओं ने भारत माता की रक्षार्थ, भारत माता का जो कॉन्सेप्ट था कि ये पूरा एक भारत है, इस पे अंग्रेज़ों का राज्य है, भारत की जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, उससे एक भौगोलिक सीमा को निर्धारित करके उसके अंदर जितने भी लोग थे, उन सभी ने इस विद्रोह में अपना कहीं न कहीं कोई न कोई भूमिका निभाई, और लोग अपने राज्यों से, अपने धर्म से, अपनी जाति से बाहर निकलकर पहली बार इसी स्वतंत्रता संग्राम में भारत के लिए लड़े। इसीलिए इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। अब इसकी यदि मैं पृष्ठभूमि की बात करूं, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्लासी के युद्ध के बाद भारत में अपने पैर पसारने शुरू करे थे, और भारत के धीरे धीरे मराठों को हराकर, बंगाल पर अधिकार करके, मुगल साम्राज्य को ऑलमोस्ट पंगु करके, छोटे छोटे राज्यों को अपने अधीन करके, हैदराबाद को और भी अन्य राज्यों को, फिर पंजाब
सिंध, फिर अवध, ऐसे बड़े बड़े राज्यों पे अपना अधिकार करके भारत के एक बड़े हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया था। और मराठों के हारने के बाद तो रही सही उम्मीद भी जाती रही थी, क्योंकि एक बड़े हिस्से पर मराठों का कब्जा था। उसके बाद उन्होंने अपनी कुछ ऐसी नीतियां बनाई थी जिसमें राजपूताना के राज्यों के साथ भी उन्होंने संधि कर ली थी और वहां पर अपनी सार्वभौमिक सत्ता स्थापित कर ली थी। तो यदि हम राजनीतिक पावर की या नेतृत्व की दृष्टि से देखें तो ऐसा कोई जना भारत में नहीं बचा था जो अंग्रेजों का राजनीतिक रूप से एक सत्ता के रूप में सामना कर पाता। भारतीय जनता के बीच अब ब्रिटिश शासन के खिलाफ असंतोष बढ़ता जा रहा था, क्योंकि जैसे ही ब्रिटिश शासन ने राजनीतिक रूप से अपना प्रभाव बढ़ा लिया था भारत में, वैसे ही उन्होंने आर्थिक जो प्रभाव था अपना वो अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया था। और उनकी भू राजस्व नीतियाँ, उनकी कर निर्धारण नीतियाँ, उनकी उद्योग संबंधी नीतियों से भारतीय जनता में बहुत ज़्यादा असंतोष व्याप्त था। और प्लासी के युद्ध के 100 साल के अंदर ही इस ब्रिटिश राज्य के दमनकारी और अन्यायपूर्ण शासन के खिलाफ भारतीय असंतोष एक विद्रोह के रूप में भड़का। और इतना भयंकर था ये विद्रोह कि जैसा मैंने अब बताया, इसने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी थी और शासन को ये सोचने पे मजबूर कर दिया था कि अब उनको अपने तरीकों को चेंज करना होगा। 19वीं शती के पहले 5 दशकों में कई जनजातीय विद्रोह हुए। यानी 1857 की, कई लोग कहते हैं कि 1857 की क्रांति से पहले भी विद्रोह हुए थे। हाँ, बहुत सारे विद्रोह हुए थे। मध्य प्रदेश में भील विद्रोह हुआ था, बिहार में संथालों का विद्रोह हुआ था, उड़ीसा में गोंड और खोंड जनजातियों का विद्रोह था। लेकिन इन जनजातियों का विद्रोह बहुत सीमित क्षेत्र में था, जिस और उनकी सीमित प्रॉब्लम्स थी। वो अपने अधिकारों के लिए अपने जो अंग्रेजों की जो नीतियां थी जंगलों को नष्ट करने की या नील की खेती की या भू राजस्व नीतियां, उनके खिलाफ वो लोग लड़ रहे थे। लेकिन ये इतना संगठित विद्रोह 1857 में पहली बार हुआ था। हालांकि इसका भी आरंभिक स्वरूप जो था सिपाही के विद्रोह के रूप में था, लेकिन बाद में यह जनव्यापी क्रांति बन गया था। 1857 के विद्रोह के बारे में मैं आपको छोटी सी बात बता दूं। 1857 के विद्रोह की परिकल्पना भारतीय जो नेता थे तत्कालीन, चाहे वो लक्ष्मीबाई हो, तात्या टोपे हो, नाना साहब हों, इन सब के दिमाग में बहुत दिनों से ये योजना चल रही थी। और उन्होंने इसको मॉनसून के बाद प्रस्तावित किया था कि उसके बाद हम इस विद्रोह को व्यापक पैमाने पे करेंगे, और उसके लिए ही योजना चल रही थी। लेकिन मेरठ के जो बैरकपुर की जो छावनी थी, उसकी घटना में, जो मंगल पांडे की घटना, जिसको हम अभी आगे तात्कालिक कारण में आपको और डिटेल में बताएंगे, तो उस घटना से अचानक ये विद्रोह भड़क पड़ा। और ये बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से नहीं हुआ था, लेकिन जो योजना बाद के लिए बनी थी उसका क्रियान्वयन आवश्यक हो गया, और इस तरह से ये विद्रोह प्रचारित और प्रसारित हो गया। अलग अलग हिस्सों में मैंने बताया, जैसे बंगाल का सन्यासी विद्रोह था जो चुनार में हो चुका था, और बहुत सारे किसान आंदोलन पूरे भारतवर्ष में अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ हुए थे। अंग्रेज जब ईस्ट इंडिया कंपनी स्पेशली जब से उसने भारत पर अपना प्रभाव स्थापित किया था, उसने कई ऐसी नीतियां अपनाई थी, जैसे जंगलों की संपत्ति, जो कि आदिवासियों का एक कॉमन संपत्ति होती थी, उसके ऊपर उन्होंने अपना अधिकार स्थापित कर लिया और कहा कि ये सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी की, अंग्रेजों की संपत्ति है। और किसानों को जंगलों में से दवाइयाँ, जड़ी बूटियाँ और लकड़ी इकट्ठा करने पे भी बैन कर दिया। उसी के विरोध में बहुत सारे जनजातीय आंदोलन भारत में हुए थे। और इसके अलावा उनकी जो भू राजस्व नीतियों के विरोध में भी, जिसमें मलाबार का मोपला और बंगाल के किसानों का फराइजी आंदोलन, सन्यासी आंदोलन, गोंड आंदोलन, खोंड आंदोलन सबसे ज्यादा प्रमुख हैं। ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की जो शुरुआत हुई थी मंगल पांडे से हुई थी। मंगल पांडे ने, इसके बारे में आप बहुत बार सुन चुके होंगे, इस पे एक मूवी भी बन चुकी है। 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 की संध्या को मेरठ में हुई थी, और इसी कारण सारे भारतवासी 10 मई को क्रांति दिवस मनाते हैं।
ये क्रांति धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, अवध आदि स्थानों पर फैल गई। क्रांति की शुरुआत, जैसा मैंने आपको बताया, एक सैनिक विद्रोह के रूप में हुई थी, लेकिन धीरे धीरे उसका स्वरूप बदल गया और ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में ये प्रचारित प्रसारित हुआ। अब इस विद्रोह के कारण क्या थे? इसके कई कारण थे। राजनीतिक कारण थे, सामाजिक कारण थे, धार्मिक कारण थे, आर्थिक कारण थे, सैनिक और तात्कालिक कारण। अब इन्हीं कारणों पे आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। 1857 के विद्रोह के राजनीतिक कारण क्या थे? सबसे बड़ा जो कारण था वो था ब्रिटिश सरकार की गोद निषेध प्रथा और हड़प नीति। यदि इस विषय में आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या गोद निषेध नीति पर लॉर्ड डलहौजी की जो नीति थी उसका एक वीडियो आप देखेंगे तो इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी प्राप्त होगी। ये लॉर्ड डलहौजी द्वारा अपनाई गई नीति थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जिन राजाओं की कोई औरत संतान नहीं है, वो अब कोई भी संतान को गोद नहीं ले सकते। उनकी रियासतें जो हैं वो ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दी जाएंगी। और ये अंग्रेजों को के साम्राज्य को बढ़ाने का एक मनमानी नीति थी, जिसका कोई लॉजिक नहीं था, ना उसको भारतीय परंपरागत जो परंपराएं थी वो सपोर्ट करती थी, ना लॉजिक सपोर्ट करता था, ना कानून सपोर्ट करता था। तो ये ऐसा था कि किसी कोई को कुछ लेना हो तो उसके लिए वो एक मनमाना कानून बनाए। तो इससे राजाओं में बहुत असंतोष पैदा हुआ। इसमें रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को झांसी की गद्दी पर बैठने नहीं दिया। इसके बारे में भी आप बहुत बार देख चुके होंगे कई कई जगह पे। और हड़प नीति के तहत ब्रिटिश सरकार ने सतारा को, नागपुर को और झांसी को ब्रिटिश राज्य में मिला दिया। और अब सारे राजाओं को ये भय होने लगा कि थोड़े थोड़े दिन में किसी भी रीजन से उनका विलय अब ये अंग्रेज अपने राज्य में कर लेंगे। और इसके अलावा राजनीतिक कारणों में जो राजाओं को उन्होंने युद्धों के बाद संधियां की थी, जिसमें राजाओं को पेंशन देने की बात की गई थी, तो बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब की पेंशन को रोक दिया, जिससे भारतीय शासक वर्ग में विद्रोह की भावना बहुत बलवती हुई। अब एक आग में जो घी डालने का कार्य किस घटना ने किया? जब मुगल सम्राट बहादुर शाह के द्वितीय के वंशजों को लाल किले में रहने पे पाबंदी लगा दी गई। यानी ये कहा गया कि अब ये लाल किले से इनको बाहर भेजा जाएगा। और कुशासन के नाम पर लॉर्ड डलहौजी ने रातों रात अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया, जिसके कारण बहुत सारे अधिकारी, बुद्धिजीवी और सैनिक बेरोजगार हो गए। इस घटना के पहले जो अवध ब्रिटिश सरकार का वफादार था, यानी वहाँ के लोग ब्रिटिश सरकार की तरफ थे, वो अब उनके विद्रोही हो गए। और लोगों को लगने लगा कि अब बहुत जल्दी पूरे भारतवर्ष में किसी न किसी कारण से अंग्रेजों का राज्य स्थापित हो जाएगा। ये जो सोच थी इसने बहुत ज़्यादा मतलब प्रभाव पैदा किया लोगों की साइकोलॉजी पर, लोगों की मनस्थिति पर। और उनको धीरे धीरे लगने लगा कि अंग्रेजों के काल में ना तो उनकी अर्थव्यवस्था, ना उनकी सामाजिक संस्थाएं, ना उनका धर्म, ना उनकी सत्ता, किसी भी चीज, कोई भी चीज सुरक्षित नहीं है। और ये भावना धीरे धीरे पूरी जनता में व्याप्त होने लगी। ये था लॉर्ड क्लाइव, जिन्होंने 1757 में प्लासी के युद्ध में वह अंग्रेजी सरकार की नींव डाली थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस और वेलेस्ली ने धीरे धीरे भू राजस्व नीतियों के द्वारा और अपनी राजनीतिक नीतियों के द्वारा भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना में किसी न किसी प्रकार योगदान दिया था। और इनकी नीतियों का ही परिणाम था कि अंग्रेज शक्तिशाली हुए। ये लॉर्ड कैनिंग हैं, जो तत्कालीन गवर्नर जनरल थे, और महारानी विक्टोरिया, जो कि उस समय ब्रिटेन की महारानी थी। नाना साहब जो मराठा वंशज थे, बाजीराव द्वितीय के पुत्र थे, इनकी पेंशन रोक दी गई थी। रानी लक्ष्मीबाई झांसी की महारानी थी और इन्होंने विद्रोह में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब हम बात करते हैं सामाजिक कारण या सोशल कॉजेस की। भारत में अंग्रेजों के आने के बाद पश्चिमी सभ्यता बहुत तेजी से फैल गई थी और एक बड़े वर्ग में आक्रोश हो गया था। ब्रिटिश सरकार ने हिंदुओं के उत्तराधिकार कानून में भी बदलाव कर दिया था।
और क्रिश्चियन धर्म अपनाने वाला हिंदू अपने पूर्वजों की संपत्ति में अधिकार कर सकता था। इस तरह का उत्तराधिकार कानून बना दिया था, जिससे भारतीय बहुत अधिक नाराज थे। इसके अलावा धर्म परिवर्तन की छूट पूरे देश में मिल गई थी मिशनरियों को। वो किसी का भी चाहते तो धर्म परिवर्तन कर सकते थे। और साउथ इंडिया में और नॉर्थ ईस्ट में, यानी कि असम, मेघालय, सिक्किम, मिजोरम, इन स्थानों पर, और सदर्न इंडिया में, दक्षिण भारत में, केरला में, तमिलनाडु में बड़ी पैमाने पे ईसाई मिशनरियों द्वारा जो जातियां थीं, जनजातियां थीं, उनको क्रिश्चियन बनाने का अभियान छेड़ दिया गया और उनको कानूनी मान्यता भी अंग्रेजी सरकार ने दे दी। इसके अलावा कुछ प्रथाएं थीं, जैसे सती प्रथा थी, कन्यावध थी, बहु विवाह थी। इनको समाप्त करने का प्रयास भी अंग्रेजों ने किया। हालांकि इसमें भारतीय समाज सुधारकों का भी योगदान था, क्योंकि ये प्रथाएं कहीं ना कहीं क्रूर थी। लेकिन जिस तरीके से इन प्रथाओं को समाप्त किया गया, उन तरीकों की भारतीयों में बहुत ज़्यादा रिएक्शन हुआ, आलोचना की गई उनकी। और उन्हें लगा कि थोड़े दिनों बाद उनकी ये सारी संस्थाएं जो है ना, विवाह करना सुरक्षित होगा, ना उत्तराधिकार, ना कानून, ना किसी भी तरह की परंपरा सुरक्षित नहीं रहेगी, और भारतीयों को क्रिश्चियन बनने के अलावा या ईसाई बनने के अलावा कोई चारा नहीं रह जाएगा। भारतीय जो ज्यूरीज थी, उनको यूरोपियंस के मुकदमे सुनने का अधिकार नहीं था। और यूरोपियन जूरी समान अपराध के लिए अपने जो ब्रिटिश अपराधी थे उनको नाम मात्र का दंड देती थी। यानी यदि किसी भारतीय ने चोरी की है तो उसको जो दंड मिलता था, उसकी तुलना में यदि किसी ब्रिटिशर ने वो अपराध किया है तो उसको नाम मात्र का दंड मिलता था या नहीं भी मिलता था, जिससे भारतीयों में बहुत असंतोष था। क्योंकि अंग्रेज ये दावा करते थे कि उनकी न्याय व्यवस्था बहुत ज़्यादा लॉजिकल है, बहुत ज़्यादा आदर्श और आइडियल्स पे आधारित है, और उसके बाद इस तरह की चीज़ों से भारतीयों में बहुत असंतोष था। अब हम बात करते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण कारण था, धार्मिक कारण। हिंदू और अन्य भारतीयों को जबरन ईसाई बनाने का प्रयास किया गया, जिससे व्यापक असंतोष व्याप्त हो गया। मैंने आपको बताया था नॉर्थ ईस्ट में और साउथ में बहुत ज़्यादा पैमाने पे ईसाई धर्म परिवर्तन हुए। अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया गया, जिसमें सभी धर्मों के लोगों को ये लगने लगा कि भारतीयों को ईसाई बनाने की पूरी तरीके अपना रहे हैं। इन जो स्कूल्स थे, इनमें पढ़ने के लिए बाध्य किया जाता था। इन स्कूल्स में क्रिश्चियनिटी की बातें बताई जाती थी, भारतीय धर्म, भारतीय पुस्तकों, भारतीय देवी देवताओं, चाहे वो हिंदुओं के हों, मुस्लिम्स के हों या सिखों के हों, उनका बहुत उपहास उड़ाया जाता था। और भारतीयों के मन में इस भावना को बहुत अधिक बलवती किया जाता था कि तुम्हारा धर्म बहुत निकृष्ट कोटि का है, और यदि कुछ अच्छा है तो वो सिर्फ ईसाई धर्म है। और बहुत सारे ईसाई धर्मावलंबी और जो प्रचारक थे, वो भारतीय धर्म ग्रंथों और सिद्धांतों की खुलेआम निंदा करते थे और भारतीय देवी देवताओं का उपहास करते थे, जिससे बहुत अधिक गुस्सा जो था लोगों का बढ़ने लगा था अंग्रेजों के पूर्व। मूर्ति पूजा का बहिष्कार किया जाता था, हिंदू देवी देवताओं का उपहास किया जाता था। इन सब चीज़ों से भारतीयों को लगने लगा था कि उनका धर्म बहुत बुरी तरह से खतरे में है, और धार्मिक भावना ही सैन्य भावना के साथ उभरकर इस क्रांति का तात्कालिक कारण भी बनी। अब 1857 की क्रांति के आर्थिक कारण क्या थे? भारतीय कारीगरों से उनकी रोजी और रोटी छीन ली गई। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के कारण मशीनों से बने उत्पादन जो थे वो बहुत अच्छे और सस्ते दामों में भारत में बिकने लगे, जिससे भारतीय जो उनके जो हैंडमेड जो कुटीर उद्योग थे, लघु उद्योग थे, उनका बहुत ज़्यादा नुकसान होने लगा, और लोग उनकी बजाय अंग्रेजी जो विदेशी वस्त्र थे वो खरीदने लगे। यदि आपको याद हो तो बाद में जाके महात्मा गांधी ने जब आंदोलन छेड़ा तो बड़े पैमाने पे विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार, विदेशी वस्त्रों की होली जलाने का कार्य किया गया। उसका कार्य और खादी का प्रचार प्रसार किया गया। उसका कारण यही था कि धीरे धीरे करके अंग्रेजी जो वस्त्र थे, जो ब्रिटिश से, लिवरपूल और मैनचेस्टर से जो वस्त्र आते थे, उन्होंने भारतीय बाजार पर कब्जा कर लिया, जिससे जो लोकल उद्योग धंधा था, जो किसान जो जुलाहा कपड़ा बुनता था, जो कशीदाकारी होती थी, जो सिलाई होती थी, उन सब कारीगरों का नुकसान होने लगा और वो बेरोजगार होने लगे। ये भी उनमें असंतोष की भावना हुई। व्यापारिक नीति भी अंग्रेजों की बहुत अधिक अंग्रेज सेंट्रिक थी, भारतीयों के लिए अगेंस्ट थी। भारत के बहुत सारे व्यापार ठप पड़ गए थे।
भारतीय उत्पादनों को विदेशों में भेजने के लिए बहुत ज़्यादा शुल्क देना पड़ता था, जिससे बहुत घाटा होने लगता था और भारतीय उत्पादों को भारत में कोई खरीदता नहीं था, क्योंकि इंग्लैंड ने अपने उत्पादनों पे शुल्क इतना कम रखा था कि लोग इंग्लैंड के उत्पादों को खरीदते थे, जिससे भारतीय व्यापार समाप्त होने लगे थे। और ब्रिटिश साम्राज्य की जो भू राजस्व नीतियां थी, स्थायी बंदोबस्त और अत्यधिक कर की नीति के कारण भारतीय जमींदार जमीन के मालिक बन गए थे और एक निश्चित मात्रा में कर्ज खजाने में जमा करा देते थे और किसानों से अधिक कर वसूलते थे, जिसके कारण भारतीय जनता पर डबल अत्याचार होने लगा था और इसका उन्होंने बहुत अधिक विरोध किया था। कुछ प्रशासनिक कारण भी थे। जमींदारों और किसानों से उनकी जमीन छीन ली थी। कुछ कानून थे, जब कोई किसान और जमींदार उन शर्तों को पूरा नहीं कर पाता था तो उसकी जमीन और संपत्ति पर कब्जा कर लेते थे, जिससे बहुत अधिक व्यापक मात्रा में असंतोष उत्पन्न हुआ। ब्रिटिश सरकार की जो स्थायी बंदोबस्त की नीति थी, उसके कारण जमींदार जमीन के ये मैं आपको बता चुकी हूँ। और स्थायी बंदोबस्त की नीति के बारे में या भू राजस्व नीतियों के बारे में आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं, जो यूट्यूब पर इसी चैनल पर अवेलेबल है। 1857 की क्रांति के कुछ सैनिक कारण थे। भारतीय सैनिकों को समुद्र पर लड़ने के लिए भेजा जा रहा था, लेकिन हिंदू सैनिकों के लिए समुद्र के पार जाना अपने धर्म के खिलाफ जाना था। यानी आप समुद्र के पार जाते हैं तो आपको जाति से बाहर कर दिया जाता था। तो ये भी एक कहीं ना कहीं उनकी आस्था को हिला रहा था। और भारतीय सैनिकों के साथ ब्रिटिश सैनिक अभद्र व्यवहार करते थे, उनकी सभ्यता का, संस्कृति और धर्म का मजाक उड़ाते थे, जिसके कारण जो भारतीय सैनिक थे उनका आक्रोश बढ़ने लगा था। उनकी वेतन में, उनके प्रमोशंस में, पदोन्नति में और उनकी कहाँ पोस्टिंग होगी उसमें भारतीयों के साथ बहुत भेदभाव किया जाता था और ब्रिटिश सैनिकों को उसमें प्रायोरिटी मिलती थी, प्राथमिकता दी जाती थी और भारतीय सैनिकों के साथ दूसरे दर्जे का यानी दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता था, जो उनको बहुत अधिक हर्ट करता था। अब हम बात करते हैं बहुत महत्वपूर्ण तात्कालिक कारणों की। अब 1857 के विद्रोह का जो तात्कालिक कारण था वो एनफील्ड जो राइफलें थी, जो भारतीयों को दी गई थी लड़ने के लिए, उन एनफील्ड राइफल्स में जो कार्ट्रिज लगी हुई थी, जो कारतूस लगे हुए थे, उनके बारे में ये कहा था कि ये गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी से मिलकर बने हुए हैं और इसको मुंह से खोलकर लगाना पड़ता था। और भारतीयों के लिए गाय जो थी वो सम्माननीय थी और मुसलमानों के लिए सुअर जो था वो, उसका मांस जो था वो हराम कहा जाता है कुरान के अनुसार। तो दोनों की ही जो भावनाएं थी वो बहुत ज़्यादा, इस सेंटिमेंट्स जो थे वो इससे जुड़े हुए थे और उसको ठेस पहुंचा रही थी। और ये 1853 के राइफल के जखीरे में आई थी और जैसे ही ये बात भारतीय सैनिकों को पता चली कि इस तरह की राइफल्स हमें मुंह से खोलनी पड़ेगी और ये उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत हो रही थी, तो लोगों में बहुत असंतोष था। और 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नाम के एक सैनिक ने बैरकपुर छावनी में अपने अफसरों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। उसने उस राइफल को खोलने से मना कर दिया। जब उसे मारा पीटा गया तो उसने उसी एनफील्ड राइफल से अपने अधिकारियों की हत्या कर दी और धीरे धीरे उसके सारे सैनिक उसके विद्रोह में शामिल हो गए। लेकिन सैनिक अधिकारियों ने इस विद्रोह को नियंत्रित कर लिया था और जो मंगल पांडे की बटालियन थी 34 एनआई को भंग कर दिया गया था। 24 अप्रैल को फिर ये उस समय थोड़ी देर को कम हो गया था, लेकिन मेरठ में 90 घुड़सवारों में से 85 सैनिकों ने नए कारतूस लेने से इनकार कर दिया और इन 85 घुड़सवारों को कोर्ट मार्शल द्वारा 5 साल का कारावास दे दिया गया। लेकिन 10 मई के दिन 5 और 6 के मध्य खुला विद्रोह हो गया। 20 एनआई की जो टुकड़ी थी उसने खुलेआम विद्रोह कर दिया, अपने अधिकारियों के विरुद्ध गोलियां चलाई। मंगल पांडे ने हेरसे को गोली मारी और 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। और फिर 9 मई को मेरठ में 85 सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। इस तरह से धीरे धीरे सैनिकों में ये विद्रोह बहुत फैल गया। आप देख सकते हैं किस तरह से भारतीयों जो भारतीय सैनिक है वो अंग्रेज अधिकारी के ऊपर लाठी चला रहा है, अंग्रेज जो सैनिक है वो भारतीय को मार रहा है। धीरे धीरे सेना में ये विद्रोह फैल गया। अब ये धीरे धीरे कई स्थानों पर फैल गया। इस घटना के बाद मेरठ छावनी में विद्रोह की आग भड़क गई और 1857 के संग्राम की शुरुआत का प्रतीक बनी है।
भारतीय सिपाहियों ने ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर दी, जेल को तोड़ दिया और वो दिल्ली की ओर बढ़े और दिल्ली में पहुंचकर उन्होंने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। और ये जो विद्रोह था कानपुर, बरेली, लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस, बिहार और झांसी में भी फैल गया। अंग्रेजों ने पंजाब से सेना बुलाकर सबसे पहले दिल्ली पर अधिकार किया और जो सैनिकों ने दिल्ली पर अधिकार करके बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट घोषित कर दिया था, उस पर दिल्ली पर अंग्रेजों ने पुनः अधिकार कर लिया। लेकिन संघर्ष में उनका जो सैनिक था जॉन निकोलसन मारा गया और लेफ्टिनेंट हडसन ने धोखे से बहादुर शाह के दोनों पुत्रों मिर्जा मुगल और मिर्जा ख्वाजा सुल्तान और उनके पोते मिर्जा अबू बकर को गोली मरवा दी। तो जिससे बहुत ज्यादा विद्रोह की भावना लोगों में व्याप्त हो गई और ये दिल्ली और मेरठ और बैरकपुर के साथ साथ बहुत सारी जगह फैल गया। लखनऊ में फैल गया जहाँ 4 जून 1857 को इसकी शुरुआत हो गई और यहाँ के क्रांतिकारी सैनिकों द्वारा ब्रिटिश रेजिडेंसी का घेराव कर लिया गया और यहाँ के रेजिडेंट सेंट लॉरेंस की मृत्यु हो गई। हैवलॉक और आउटरम जो थे उन्होंने लखनऊ में इस विद्रोह को दबाने का प्रयास किया और ये क्रांति आखिर में कैंपवेल जो था उसकी गोरखा रेजिमेंट पे भी पहुंच गई और सितंबर तक ये क्रांति की घटनाएं चलती रहीं। तो जो प्रमुख क्रांति के जो सेंटर्स थे वो थे मेरठ, दिल्ली, अवध, कानपुर, झांसी और ग्वालियर। दिल्ली का लाल किला आप देख सकते हैं, ये क्रांति का केंद्र बना। यहाँ बहादुर शाह जफर को सम्राट घोषित कर दिया गया। जीनत महल जो लखनऊ की रानी थी, उन्होंने इस विद्रोह में लखनऊ से नेतृत्व किया। बहादुर शाह जफर को राष्ट्रीय सम्राट घोषित कर दिया गया। जनरल हडसन ने दिल्ली में इस क्रांति का अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व किया और बहुत सारी धोखाधड़ी और बहुत सारे क्रूर कार्यों के द्वारा इस क्रांति को दमन करने में सहयोग दिया। अवध में, जो कि अवध की राजधानी लखनऊ थी, वहाँ बेगम हजरत महल ने किया और उनके पुत्र जो थे बिरजिस कद्र को नवाब घोषित कर दिया गया और हिंदू और मुसलमानों ने एक साथ समान रूप से इस क्रांति में योगदान दिया। बेगम हजरत महल बाद में नेपाल चली गई थी भागकर और अंग्रेजों ने पूरे लखनऊ और अवध पर बहुत क्रूरता पूर्वक अधिकार कर लिया था। ये कैंपबेल हैं, जनरल कैंपबेल। कानपुर में क्रांति का नेतृत्व पेशवा बाजीराव द्वितीय नाना साहब कर रहे थे। उन्होंने क्रांतिकारियों का साथ इसलिए भी दिया था कि उनकी पेंशन जो थी ब्रिटिश सरकार ने बंद कर दी थी। उन्होंने कानपुर पर कब्जा कर लिया, खुद को पेशवा घोषित कर लिया, पर जल्दी ही अंग्रेजों ने कानपुर पर अधिकार कर लिया और क्रांति को अंग्रेजों ने क्रूरतापूर्वक दबा दिया। नाना साहब भाग तो निकले और पर उनके सेनापति जो तात्या टोपे थे, इन सब नामों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि जब भी आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो आपसे ज़रूर पूछा जाएगा कि कौन सी जगह का नेतृत्व किन लोगों ने किया था। तात्या टोपे ने, जो कि बाजीराव के प्रमुख सैनिक थे, उन्होंने इस जंग को जारी रखा और अंत में वो शहीद हुए ब्रिटिशर्स से लड़के। नाना साहब और तात्या टोपे को आप देख सकते हैं। झांसी और ग्वालियर में इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। यहाँ पर झांसी के महाराज गंगाधर राव नेवलेकर की मृत्यु हो जाने के बाद महारानी झांसी ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया क्योंकि अंग्रेजों ने लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को राजा मानने से इनकार कर दिया था। उन्होंने अंग्रेजों से युद्ध किया, तात्या टोपे के साथ मिलके झांसी की रानी ने युद्ध किया और कई जगह उनको विजय भी प्राप्त हुई, पर अंत में अंग्रेज उन्हें दबाने में कामयाब हुए और वो भी युद्ध करती हुई शहीद हुई। ये आप देख सकते हैं महारानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे। बहुत सारे सैनिकों को पूरी तरह से दमन करके मार दिया गया। और जो सैनिक केंद्र थे विद्रोह के, उसमें बिहार में 70 वर्षीय कुंवर सिंह ने किसानों का नेतृत्व क्रांति में किया। वो जमींदार थे और अंग्रेजों से उनका राज्य छीन जाने के कारण नाराज थे। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला ने क्रांति का नेतृत्व किया और बरेली में खान बहादुर, जिन्होंने अंग्रेजों के द्वारा दी जाने वाली पेंशन का विरोध किया था, उन्होंने 40,000 की सेना जो थी उसके साथ अंग्रेजों का सामना किया। तो ये जो था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम भाग था, जिसमें किस तरह से 1857 की क्रांति ने का क्या कारण थे, क्यों वो हुई, उसकी पृष्ठभूमि क्या थी और उसके प्रमुख नेता क्या थे, इनके बारे में चर्चा की गई। इसका जो सेकंड पार्ट होगा उसमें
क्या इसके प्रभाव पड़े, क्यों ये क्रांति इतनी अच्छी और योजनाबद्ध होते हुए भी असफल हुई, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप कीप ऑन वॉचिंग, सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक संख्या में इसको देखिए और लाइक